दोस्तों, मेरा नाम संक्रमण है। मैं एक शराबी हूँ। मैं मेरा होम ग्रुप है नव चैतन्य समूह वारजे पुणे। और मेरा सोबराइटी डेट है 27 नवंबर 2014। इसका मतलब मैं लगभग 9.5 साल से सोबर हूँ। और मैं खुद एक जीता जागता सबूत हूँ इस बात का कि ये प्रोग्राम काम करता है। ये प्रोग्राम के माध्यम से मेरे जैसा आदमी जिंदा रह सकता है। इसका मैं जीता जागता प्रूफ हूँ। तो ऐसे ही लिविंग प्रूफ मुझे 2014 में दिखे थे, जब मैं पहली मीटिंग में आया था। और मैं देख रहा था कि हर कोई अपने आप को शराबी कह रहा है। और शराब तो कोई पिया हुआ नहीं है। मुझे वो थोड़ा अलग लगा। और एक 4-5 दिन मीटिंग करने के बाद में, क्योंकि मैं शराब छोड़ने के इरादे से अल्कोहलिक एनोनिमस में दाखिल नहीं हुआ था, मेरे घर में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो बस ठंडी हो जाए, इसलिए मैं ए में आया था। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था ए में आने का। और पहले इसमें मैं रुक गया। और एक यकीन हो गया कि यहाँ पे मेरी शराब रुक सकती है और यहाँ पे जिंदगी संवर सकती है। और वो सफर वहां से शुरू हो गया था दोस्तों। जैसे आप सबकी कहानी है वैसे ही मेरी कहानी है। जो शराब ने आपके साथ किया वही मेरे साथ किया। उसमें कुछ ज्यादा भेदभाव नहीं है। शराब ने सही तरीके से मेरे को भी पीटा है। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आता हूँ, ड्राई ड्रंक सिंड्रोम। और हमारे फेलोशिप में इस टॉपिक को देखने का नजरिया जो है ना, अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। मैं अगले अभी 30-40 मिनट में क्या करूंगा, जो कुछ मुझे समझा है इस टॉपिक के ऊपर और जो भी कुछ मेरा अ, खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो एक अच्छा माध्यम बनाए कि ये टॉपिक में मेरे एक्सपीरियंस थ्रू आपके आपके पास ये पहुंचा सकूं। जो भी मुझे इसके ऊपर कहना है, मैं एक अच्छा माध्यम बनूं ये टॉपिक के ऊपर। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मैं मेरे उच्च शक्ति के बारे में जानता हूँ, भगवान का जो भी मुझे नॉलेज हुआ है, मुझे फिलोसफी का जो भी नॉलेज है, जो नॉलेज मुझे मेरी रिकवरी का है, जो नॉलेज मुझे मेरे अनुभव से प्राप्त हुआ है, वो क्या होता है ना, ये सब चीजें मेरे अंदर एक तरीके से अहंकार पैदा कर देती है। तो इसको भी मैं थोड़ा बाजू में रखना चाहता हूँ मेरी शेयरिंग शुरू करने से पहले। मैं एक नॉर्मल मेंबर बन के, एक जस्ट मीडियम बन के यहाँ पे बोलने की अभी कोशिश करूंगा। जो हमारी सेट असाइड प्रेयर है वो भी ऐसा ही कहती है। तो वो प्रेयर के हिसाब से मैं भी अपना सब कुछ बाजू में रख के एक फ्रेश तरीके से ये टॉपिक को देखने की कोशिश करूंगा। तो ये ड्राई ड्रंक होता क्या है? अपने ग्रे पॉइंट का एक कोट है, उसको हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अ, ये ग्रे पॉइंट में आया था। और अपना जो वॉल्यूम है, द बेस्ट ऑफ ग्रे पॉइंट वॉल्यूम 1, मतलब जो बिल डब्ल्यू की राइटिंग है ग्रे पॉइंट के, उसका भी एक बुक छपा। ये बुक तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से, बेस्ट ऑफ द ग्रे पॉइंट। तो उसमें विल डब्ल्यू क्या कहते हैं ड्राई रन के बारे में? ड्राई रन इज अ पीरियड ऑफ टेम्पररी इंसैनिटी फॉर द सोबर अल्कोहलिक। मेरे जैसा जो सोबर अल्कोहलिक है, जो कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए, भले वो एक हफ्ता हो, एक महीना हो, एक साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, टेम्पररी इंसैनिटी फॉर द सोबर अल्कोहलिक। ये जो मेरे जैसा शराबी है, कुछ समय के लिए शराब से दूर है, उसके लिए एक टेम्पररी इंसैनिटी, मतलब कुछ समय, कुछ शॉर्ट मोमेंट के लिए मेरी अ, मेरा इंसेन वो पीरियड है कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अविवेकी अ, मेरे जीवन का वो समय है ड्यूरिंग माई सोबराइटी, उसको ड्राइडन कहा जा सकता है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity। इसका मतलब क्या है कि जैसे से मैं ये में आते जाते आते रहता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता चलते हैं, यकीन होता चलता है कि मेरी शराब अगर कहीं रुक सकती है तो ये में आके ये रुक सकती है, मेरे होम ग्रुप में ये रुक सकती है, मुझे शेयरिंग के माध्यम से ये रुक सकते हैं। ये धीरे धीरे विश्वास आ जाता है। फिर एक बात पता चल जाती है कि जितने भी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे शराब छुड़ाने के लिए, जो भी उपाय मेरे ऊपर हुए थे, वो एक भी उपाय या एक भी एफर्ट वो काम में नहीं आया था, सब वेस्ट हो गया था। लेट इट बी हॉस्पिटलाइजेशन हो, या फिर कोई धार्मिक मंत्र तंत्र हो, पूजा पाठ हो,
डरना धमकाना हो, कुछ भी मेरे इधर मेरे ऊपर काम नहीं आते, मेरी शराब रुक नहीं रही थी। इधर आके मेरी शराब रुक गई, तो मुझे एक एहसास हो गया कि इधर ऐसा कुछ तो है जो बाहर की दुनिया में मुझे नहीं मिला है, और जो मेरे से बढ़कर है इधर। क्योंकि मैं खुद के बलबूते पर भी शराब रुकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हुआ नहीं था। मैं रुकता था कुछ समय के लिए, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए रुकता था, लेकिन फिर से शुरू होता था। 2-4 महीने रुकता था, फिर से शुरू होता था। यही मेरे साथ में होता था। तो इस सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में जो मेरी जो मेरा इंसेंट लाइफ है, इंसेंट लाइफ मतलब क्या है कि अगेंस्ट द मॉरल, अगेंस्ट द ह्यूमन मॉरल्स, मानवीय जीवन जिस नैतिकता से जिया जाता है उसके परे, एकदम उसके ऑपोजिट, वो मेरा इंसेंट लाइफ था। उसमें मैंने क्या क्या किया, मैं गैर जिम्मेदार था, मैं बेपरवाह था, मैं बेफिक्र था, मैं खुद के बारे में सोचता था, मैं सेल्फिश था। इस तरीके से मैं वो जिंदगी जीता आया था। तो वो जो मेरा सैनिटी, जो मेरा विवेक जो खो गया है, वो मुझे उस सेकंड स्टेप में वापस आएगा, ऐसा प्रॉमिस, तो ऐसा एक आश्वस्त तो मुझे वो सेकंड स्टेप में अ, मिल रहा है दोस्तों। तो और ड्राई रन के बारे में उसमें क्या लिखा है कि ड्राई रन इज अ सेल्फ इम्पोज्ड सेपरेशन फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम गॉड। ड्राई रन एक ऐसा सिचुएशन है जो मैंने खुद के ऊपर लाद के लिया हुआ है, सेल्फ इम्पोज। मैंने अपने ऊपर लादा है, किसी ने मेरे को दिया नहीं है, मैंने खुद खुद अपने ऊपर वो डाल के लिया हुआ है। सेपरेशन फ्रॉम अदर्स, ये आइसोलेशन का पार्ट है। पूरी दुनिया से अलग, दोस्तों से अलग, फैमिली से अलग, और अपने उच्च शक्ति से अलग। ठीक है, ये सिचुएशन जो है ना, ये सोबराइटी की सिचुएशन है। ड्यूरिंग माई सोबराइटी पीरियड, ड्यूरिंग माई सोबराइटी पीरियड सेल्फ इम्पोज सेपरेशन फ्रॉम अदर्स एंड गॉड, इसको ड्राइडन कहा गया है। वी ट्राई टू रन आवर ओन करंट लाइक अ बैटरी विदाउट ए जनरेटर विच सून रन्स डाउन एंड बिकम्स क्वाइट डेड। हम हमारा जनरेटर, मतलब लाइट वगैरह चली जाती है, इन्वर्टर काम करता है, वो हम उसको चलाने की कोशिश कर रही है, मैं कर रहा हूँ विदाउट बैटरी। उसके अंदर अगर एनर्जी नहीं है तो वो काम कैसे करेगा। एनर्जी मतलब क्या है, जो मेरी बीमारी है, वो बीमारी का जो इलाज है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो अगर मैं नहीं करूंगा, ठीक है, बिना बैटरी के वो जनरेटर काम नहीं करेगा। हम जो टॉर्च रहता है, टॉर्च में अगर मैं बैटरी नहीं डालूंगा तो उसमें वो टॉर्च काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही वो मेरे हालत ड्राई रन में हो जाती है। तो ये ड्राई रन है दोस्तों। ड्राई रन को ये भी बोला जाता है कि अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। मेरे अंदर जो मद्यपान नाम की बीमारी है, वो उस बीमारी के ऊपर अगर मैं इलाज ना करूं तो मैं ड्राई ड्रंक सिंड्रोम के स्टेज में चला जाता हूँ। मतलब बहुत से लोगों को क्या लगता है, मुझे भी वैसे ही लग रहा था कि ए में आने के बाद में मेरी शराब अगर रुक गई है तो बस पूरा आसमान मेरे मुट्ठी में है, सब मैंने जीत लिया है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि शराब रुक जाती है तो उसके जो बाई प्रोडक्ट्स है, बाई प्रोडक्ट्स मतलब क्या है कि तुम्हारा फिजिकल जो है हेल्थ हेल्थ थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, तुम थोड़ा काम पे ध्यान देने लगते हो, तुम्हारे जेब में 4 पैसे बच जाते हैं, तुम सोसाइटी में ठीक ठाक से इन्वॉल्व होने लगते हो, फिर से नॉर्मल से में आ जाता है। लोगों को लगता है घर की दीवारें हंस रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अल्टीमेट गोल नहीं है हमारा। ये सब जो चीजें दिख रही है वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी इसलिए है कि मैंने खुद की अगर आध्यात्मिक अवस्था बनाए नहीं रखी तो फिर से मैं शराब की तरफ जा सकता हूँ। अगर मैं फिर से शराब पीता हूँ तो फिर से मैं मौत के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। वो वाली बात होती है मतलब दोस्तों। मैं 2014 में आया, जैसे मैंने शुरू में बताया, आया। और शुरू शुरू में मैंने डर के मारे मीटिंग की कि मैं अगर मीटिंग से दूर जाऊंगा तो मेरे स्लिप हो जाएगी, हाथ में शराब आ जाएगी। वो डर के मारे, वो डर ने कुछ काम किया। शुरुआत के साल 1.5 साल मैं डेली मीटिंग करता था, सुबह शाम। हमारे इधर मॉर्निंग मीटिंग भी होती थी और शाम को तो रहती ही है। तो मैं दोनों मीटिंग करता था, सुबह 7 बजे निकल के रात को 10 बजे घर आता था, दिन भर काम करके दोनों मीटिंग करके। किस तरीके से वो मीटिंग का मेरा अप्रोच था, मुझे मन में एक डर बैठा था। मैं देख रहा था बहुत से लोगों को, जो लोग मीटिंग से दूर जाते हैं वो उनकी स्लीप हो रही है, तो वापस शराब हाथ में आ रही है। तो मुझे वही एक बात दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो 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 वन ऑफ द एक रीजन है। जो भी स्लिप होने के रीजन है ना, उसमें से एक वो केवल एक रीजन है। उस एक रीजन के ऊपर मैं फोकस कर रहा था।
और फिर मैं क्या कर रहा था, मैं जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा अल्कोहलिक अनोनिमस में एक्टिव रहने का, मैं 12 स्टेप का मैसेज देने का काम करने लगा। और मैं हफ्ते में कम से कम एक दो मैसेज देता था, एक दो मेंबर्स को ग्रुप में लेके आता था। वो रुकते थे, पीते थे, ये सब ऐसा चलते गया। मुझे उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा इंटरेक्शन बढ़ गया, लोगों से कांटेक्ट बढ़ गया, दूसरे ग्रुप की मीटिंग में करने लगा, पूरे पुणे फेलोशिप में धीरे धीरे मेरा नाम होने लगा। मेरी एक्टिविटी देख के मेरे ग्रुप ने मेरा नंबर भी, नाम और नंबर मीटिंग लिस्ट में डाल दिया था, ग्रुप के कांटेक्ट लिस्ट में। 2 ढाई साल में ये चमत्कार हो गया। ये सब हो रहा था दोस्तों। और और जो मेरा 2 साल का थैंक्स गिविंग था, 2 साल के थैंक्स गिविंग के एक हफ्ते पर बाद में मेरे साथ में कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ फिर से मुझे तलाक देने की सोच रही थी। और मैं सोच में पड़ गया। अभी तो मैं शराब पी नहीं रहा हूँ, सब जिम्मेदारी उठा रहा हूँ और सब कुछ ठीक ठाक से ही चल रहा है। तो अब ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है? ये सिचुएशन मेरे ऊपर क्यों आ गई? जो 2 साल की पहले हालत थी मेरे घर में, मेरी बीवी का रोना धोना, घर में सब एटमोस्फियर खराब, ये पूरे मतलब एकदम शमशान जैसी अवस्था। वैसे 2 साल के बाद में वही सिचुएशन आ गई। ये बार तो मैं शराब नहीं पिया था, 2 साल पहले तो मैं शराब पिया था, लेकिन अभी बिना शराब पिए ये ऐसा क्यों हो गया, तो मैं सोचने लग गया था और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। मुझे जवाब तब मिला जब मैंने हमारे इधर एक बिग बुक का वर्कशॉप था पुणे में। वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था और वो वर्कशॉप में ये बीमारी समझने की कोशिश की, जो डॉक्टर विलियम सेल्सबर्ग ने डॉक्टर्स ओपिनियन में जो इस बीमारी का वर्णन किया हुआ है, फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन, वो मुझे पहली बार ठीक से वो समझने का मौका वहां पे मिला। और वो पढ़ने के बाद में मुझे यह समझ में आ गया कि मैं इस तरीके से और ऐसा क्यों पीता था। नॉर्मल लोगों की तरह मैं क्यों नहीं पी पाता था? थोड़ी पेट के अंदर जाती थी तो फिर मैं रुक क्यों नहीं पाता था? दिमाग में ख्याल आता था तो मुझे पीनी क्यों पड़ती थी? ये सब मुझे जवाब वो डॉक्टर ओपिनियन में समझने को मिले। और ये समझने को मुझे लगभग नहीं बोले तो 2.5 साल निकल चुके थे ये में आने के बाद में। तो ये 2.5 साल जो मेरी हालत थी, मैं तो शराब से दूर था, आई वॉज अ सोबर अल्कोहलिक, लेकिन मैं मैंने खुद के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया था। दैट वॉज टिपिकल डाइट स्टेज, अपने आप में खुश रहना, मस्त रहना। और बिल डब्ल्यू जैसे बोलते हैं कि समटाइम गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। तो मुझे खुद के लिए गुड वो लग रहा था, वो पहले शुरुआत के 2 साल शराब से दूर रहना, वो मेरे लिए जो बेस्ट है स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उससे मैं दूर था। मुझे बहुत से लोगों ने बोला था, मेंबर्स ने बोला था कि बिग बुक पढ़ ले, 12 बाय 12 पढ़ ले, स्पॉन्सर ले ले, लेकिन मैं बोलता था "अरे, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किसमें दम है जो मेरा स्पॉन्सर बन जाए"। ऐसा मेरा एटीट्यूड था। कोई मेरा स्पॉन्सर ही नहीं बन सकता, क्योंकि अ, मैं खुद को ही होशियार समझ रहा था। मुझसे ज्यादा कोई होशियार पूरे फेलोशिप में कोई नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये सब मेरे लोग बाप दादा है, सब कुछ करके यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन वो मेरा कुछ ईगो उसमें आ रहा था। तो वो डॉक्टर ओपिनियन पढ़ के वो बीमारी धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। और अब वो बीमारी की तरफ जब मैं अभी देखता हूँ ना, ये फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन, बिल्डर ये भी कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी इज अ मार्वलस मैकेनिज्म। हमारे इस शरीर रूप जो यंत्रणा है, उसमें थोड़ा सा भी अल्कोहल डालेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ऐसा क्यों होता है? ये बीमारी जो है ना, टू फोल्ड डिसीज है, फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन। मैं पहले 4-5 साल इसको थ्री फोल्ड डिसीज समझ रहा था, जिसको हम आध्यात्मिक अवनति या स्पिरिचुअल, जिसको स्पिरिचुअल बैंकरप्सी भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी जो है ना, ये बीमारी का रिजल्ट है। ये अल्कोहलिज्म जो है, वो फिजिकल एलर्जी, ये तो सबको पता है अभी कि शराब पी पी के मेरा शरीर अभी ऐसा ढल हो चुका है कि थोड़ी अगर इसमें मैं शराब डालूंगा तो मेरा शरीर क्या करता है, और मांगने लग जाता है। और मेंटल ऑब्सेशन जो है, मेरे दिमाग में अगर शराब पीने के ख्याल आ जाता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हफ्ता 10 दिन पहले क्या हुआ था, घर में क्या कांड हुआ था, दफ्तर में क्या हुआ था, रास्ते में कैसे गिरा था, वो सब भूल के मैं फिर से पीने लगता हूँ। और पेट में जाती है तो मैं रुक नहीं पाता हूँ। और ये
का जो रिजल्ट निकलता है ना, मतलब शराब पीने के लिए जो जो भी मैं करता हूँ, झूठ बोलना, चोरी करना, अ, और शराब पीने के बाद में भी जो लफड़े करता हूँ, सेक्सुअल हो गया, ये हो गया, वो सब मुझे स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की तरफ लेके जाते हैं। वो मेरे आध्यात्मिक अवनति है। जो मैंने बोला था शुरुआत में कि ह्यूमन मॉरल्स, जो मानवीय नीति मूल्य जो है उसके खिलाफ, मतलब परमेश ईश्वर की इच्छा के खिलाफ मैं जीवन जीने लगता हूँ। वो मेरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रॉक बॉटम है दोस्तों। तो ये बीमारी, फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन, तो ये बीमारी जब मैं समझता हूँ तो इसके ऊपर मुझे काम करना है। मतलब क्या करना है, काम करना है, मतलब क्या करना है कि इसका जो इलाज, इसका जो सॉल्यूशन मुझे बोला गया है हाउ इट वर्क्स में, स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो हमारे 12 स्टेप जो है, उन वो 12 स्टेप को अ, मुझे खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल माय अफेयर्स, वो मुझे करने की कोशिश करनी है। तो वो तो मैंने शुरुआत में किया नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अभी शराब रुक गई है तो सब कुछ अ, हासिल है। वो ना करने की वजह से क्या होता था दोस्तों, कि मेरा जो बिहेवियर पैटर्न है, जो बोलने का तरीका है, अ, जो मैं सामने वाले चीजों को, जो मैं रिएक्शन देता था, उसका जो तरीका है, उसमें कुछ सुधार नहीं होता था। एज विल फिजिक में विल डब्ल्यू कहते हैं कि प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। मेरे जैसा सर भी अगर ये जान ले कि व्हाट इज टेक टू बी अ रियल अल्कोहलिक, कि ये अल्कोहलिक व्यक्तिमत्व क्या है, अल्कोहलिक की पर्सनालिटी मतलब क्या होता है, अगर ये मैं जान लूं, समझ लूं, तो मेरे ये ध्यान में आ जाएगा कि अनलेस एंड अनटिल आई डू प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज इन माई सेल्फ, अगर मेरे व्यक्तिमत्व में ये प्रोफाउंड चेंजेस नहीं होते हैं, तो मैं शराब से दूर नहीं रह पाऊंगा लॉन्ग टाइम के लिए, ये उसमें बोला गया है। तो मैं वो 2 ढाई साल देख रहा था कि मेरे व्यक्तिमत्व में, मेरे पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस हुए थे, और मैं ये समझ गया कि चेंजेस तो वैसे कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिए मैं बार बार वही वही गलतियां कर रहा था, और फिर से उसी सिचुएशन में खुद को पा रहा था जो 2.5 साल के बाद में हुआ। अगर मैं वैसे ही करता रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं शराब भी पी सकता था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं रेगुलर मीटिंग करता था, और ये बात मैंने मीटिंग में भी शेयर की थी, इसलिए मुझे लोगों की मदद हुई, मैं शराब नहीं पिया। वो सब अलग बात हो गई दोस्तों, लेकिन जो मेन मुद्दा है खुद के ऊपर काम करना, वो मेरे से नहीं हुआ था, इसलिए मैं वो हालत में फंस गया था। इसमें और एक बात होती है कि अ, मुझे जो है ना शॉर्टकट्स चाहिए। यहाँ पर जो बोला था मैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ। मैं जब भी कोई सवाल पूछता था, अगर वो सवाल का जवाब ठीक से कोई दे नहीं पा रहा है, तो मुझे बस वो बोला जाता था कि बस तू भाई आते रहे, तो यहाँ आते रहे तो तेरे हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा। तो 2.5 साल तो मैं आते ही रहा था ना, आ रहा था, लेकिन आते रहने से कुछ नहीं हुआ था। शराब तो रुकी हुई थी, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन सिर्फ आते रहने से कुछ नहीं होता है। मुझे खुद के ऊपर एक काम करना है, प्रोग्राम समझ के लेना है, मुझे एक स्पॉन्सर लेना है। यहाँ पे मैं 3.5 साल लग गए मुझे स्पॉन्सर तक पहुंचने के लिए। ये मेरी हालत थी। तो ऐसे ऐसे शुरुआत हो गई दोस्तों। मैं फिर स्पॉन्सर आ गए, फिर मैं लॉकडाउन में और तरीके से इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश की, और अम, एक तरीके से बोला जाए तो जो मेरे अंदर का जो अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म था, उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब किसी भाई को ऐसे लगेगा कि ठीक है, अब तो इसका ड्राई रन खत्म हो गया, ये फेलोशिप में रेगुलर आ रहा है, होम ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अभी प्रोग्राम भी समझ के ले रहा है, स्पॉन्सर भी है इसके पास में, तो हो गया ये ड्राई रन का जो फेज था, ये फेज इसने पार कर लिया। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत सोचा पड़ा। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि ड्राई ड्रंक वो भी बंदा है जो प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहा है, या अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप जिसका प्राइमरी पर्पस ये है कि
अपनी बीमारी के ऊपर स्पिरिचुअल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। यही हमारा मेन पर्पज है ना, हमारे मीटिंग्स का, फेलोशिप का, कि हमारी बीमारी के ऊपर ये उपाय करना, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है। वो अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो ट्रायल एंड स्टेज में रहता है। मतलब क्या होता है, से दूर है, उसकी मानसिकता वैसी की वैसी है। एक फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जो मेरे जैसा बंदा है, वो अभी प्रोग्राम के ऊपर भी है, प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन वो बंदा भी ड्राइटन सिंड्रोम का शिकार है। वो भी उस फेज में चला जा चला जा सकता है। उसके लिए भी उसको थोड़ा सतर्क या अलर्ट रहना पड़ेगा। विजिलेंस इज की टू सर्वाइवल। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस इसके बारे में कहना चाहूंगा। तो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि अभी सब कुछ मेरे को मालूम रहता है, लेकिन जब वो समय आता है, सिचुएशन आती है, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और मैं कुछ भी कर नहीं पाता हूँ। ऐसे वाले हालत हो जाते हैं। और उस समय मदद लेनी चाहिए, वो मदद भी मैं नहीं लेने की सिचुएशन भी मैं रहता हूँ। मेरा दिमाग मानता ही नहीं है कि चलो ये सब मुझे करना है। सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं वो एक्शन ही मेरे से नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में अटक जाता हूँ। मेरे मेरे बेटे का एडमिशन था फर्स्ट ईयर का, 12th में। सबको पता है कि वो तो लॉकडाउन था, सब बच्चों के मार्क्स भी कम आए थे और इसके भी कम थे और एडमिशन नहीं मिल रहा था। ओपन कैटेगरी है तो बहुत मगजमारी होती है, एडमिशन जल्दी नहीं होता है। और महीना 1.5 महीना उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, ये कॉलेज वो कॉलेज, इससे बात कर उससे बात कर। और धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, ये प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा था और मैं बहुत टेंस हो रहा था कि अब ये कैसा होगा, और अब कहाँ एडमिशन मिलेगा, कितना फीस लगेगा, कितना पैसा भरना पड़ेगा और क्या करेगा। और पूरा मतलब डिस्टर्ब हो चुका था। मेरा ध्यान किसी चीज में नहीं लग रहा था, ना तो काम में लग रहा था, ना मीटिंगों में लग रहा था और ना किसी चीज में लग रहा था। सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचते रहता था, एक ही चीज, एडमिशन एडमिशन एडमिशन। जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इस हालत में मैं जा चुका था। और उस सिचुएशन में क्या हो गया, उस सिचुएशन में एक मेरा ना एक पुराना दोस्त था, एक ही। उसने जस्ट ऐसे कैजुअल फोन कर लिया हाय हेलो करने के लिए। तो उससे थोड़ी बात हो गई और उसको मैंने ये सब बता दिया। तो बोला यार, मेरे बेटे का भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया था, तू फिक्र मत कर, अपन कुछ करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा उधर है ना, थोड़ा सा एक होप मिल गया। और उसके बाद में क्या हो गया ना, पिछले सॉरी उसके बाद में एक अगले 10-15 दिन जो भी उस बंदे ने कहा ना, उस हिसाब से मैंने सब फॉलो करने की कोशिश की। और मुझे डर भी लग रहा था। और उसके बाद में क्या हो गया कि वो एडमिशन भी हो गया। एडमिशन होने के बाद में क्या हो गया, अभी मेरा मेंटेलिटी कैसा रहता है, जो विलियम सिल्कवर्थ ने हमारा डिस्क्रिप्शन किया है, रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंटेड। हम शराब क्यों पीते हैं, हमको इफेक्ट अच्छा लगता है, और अगली शराब मिलने तक हम इरिटेबल, रेस्टलेस एंड डिसकंटेंट रहते हैं। ठीक है। अब मैं सोबर हूँ, 8 साल का सोबर हूँ, 7 साल का सोबर अल्कोहलिक हूँ। अब मैं अब भी मेरे रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट कैसे होता हूँ बिना शराब पी के, वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हो गया कि इसका एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो कॉलेज जो था घर से एक 10-12 किलोमीटर दूर है। और ये सिटी का ट्रैफिक, आना जाना, बस, ये वो। तो एडमिशन हुआ तो उस दिन मुझे कुछ नहीं लगा, और अगले दिन से मेरे दिमाग में आ गया कि ये अभी कॉलेज जाएगी कैसे, आएगी कैसे। ये टेंशन में मेरी नींद उड़ गई और मैं सो नहीं पा रहा था, इतना मैं परेशान हो गया। और मेरे जैसे शराबी को है ना, एक समझ में नहीं आता कि समय को भी समय देना चाहिए। हर एक जो भी मेरे जीवन में समस्या आती है, वो एक फेज रहता है और फेज से वो निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं, ईश्वर की मदद लेके। तो वो मुझे समझ नहीं आता। और ये ऐसे कोई पहाड़ नहीं गिरा था मेरे ऊपर, लेकिन मेरा वो नेचर ही ऐसा है कि मैं छोटी छोटी बातें है ना मेरे दिमाग में डाल के लेता हूँ और खुद की मानसिकता खराब कर लेता हूँ। तो उसमें महीना सवा महीना गया, वो बस से आने जाने लगी। फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस के वो फिर बस से परेशानी हो रही थी, तो गाड़ी से आने जाने लगी, 2 व्हीलर से। फिर उसका लाइसेंस आ गया, अब वो पूरा सेट हो गई है। वो 10-12 किलोमीटर आधे घंटे में पहुंच जाती है, वापस आ जाती है। उसको भी वो क्या मतलब, पूरी इंडिपेंडेंट है, अपने आप जा आ जा कर रही है, कुछ नहीं है, मुझे भी टेंशन नहीं है। तो ये सिचुएशन अभी आ गई है दोस्तों। लेकिन मेरे जैसा शराबी जो है ना, इम्पेशेंट रहता है, उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए कि मेरे हर एक समस्या का समाधान जो है ना, इसे फटक से हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो ये मेरी मानसिक हालत खराब हो जाती है। ये भी एक प्रकार का ड्राई रन सिंड्रोम ही कहा जा सकता है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था। और ऐसे सिचुएशन जब आती है ना,
तो आदमी डर जाता है। तो बहुत सारे कंसेंट रहते हैं उसमें। ठीक है, आदमी के माँ बाप के हेल्थ का रहता है। उसके ऊपर जो आदमी चल फिर रहा है वो एकदम से अगर बैठ जाए तो उसका भी एक क्या होता है, वो दुख देखा नहीं, वो उसको देख ही नहीं सकते अपन। वो सहन शक्ति के परे हो जाता है वो सब। बियॉन्ड ऑल लिमिट्स वो देख ही नहीं सकते कि वो जो चल चल जो आदमी चल फिर रहा है सब फिट फिट एंड फाइन है, एकदम से बैठ जाए पैरालिसिस की स्ट्रोक से तो वो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो वो होने के बाद में क्या हुआ था दोस्तों कि मेरे माइंड में एक 10 सेकंड के लिए ख्याल आ रहा था कि साला एक क्वार्टर मार जाऊं ना, क्वार्टर अगर मारूंगा तो ये सब टेंशन से पल में मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। तो 10 सेकंड वो एक ऑक्सीजन शॉट थिंग कुछ आई थी मेरे को, लेकिन उसके बाद में नहीं हुआ। लेकिन वो जो बात थी ना, मैंने 2 दिन किसी को बताई नहीं थी। तो मेरे जैसे सर अभी क्या करता है ना, वो ये सब कैरी करता है। ऐसी चीजें अगर आती है ना, बहुत तकलीफ वाली चीज है ये। अभी ऐसा हुआ था कि 10 सेकंड के लिए आया था, बाद में कुछ होगा तो उसका प्रेशर और बढ़ेगा और बुरी तरीके से वो ऑक्सीजन आएगा। अगली बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसा होगा, 5वीं बार तो मैं पीने ही चला जाऊंगा। तो ऐसे अगर ख्याल मेरे मन में आते हैं तो मुझे वो शेयर करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपने ऊपर सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि ठीक है, 10 सेकंड के लिए तो आया था ना, अभी किसी को बताने की क्या जरूरत है। मैं अभी किसी को बताऊंगा कि 8 साल के बाद में मुझे ऐसा हुआ है तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे ये क्या प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, इसको तो ऑब्सेशन आ रहा है। ऐसा कुछ मेरा दिमाग काम करता है उल्टा सीधा, और मैं बताता नहीं हूँ और अपने आप को खतरे में डालता हूँ। ये सब मैं अपने खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से करता हूँ। मुझे एक चीज समझनी चाहिए कि मैं कितने दिन सोबर हूँ, कितने साल हो गए, मैंने कितनी किताबें पढ़ी है, कितना ट्रांसलेशन किया है, कितने मेरे रिस्पॉन्सेज है। ये सब मुझे आज के दिन में सोबर नहीं रखेगा। आज के दिन अगर मुझे सोबर रहना है, जो तो जो डिजाइन फॉर लिविंग मुझे बिग बुक में दिया गया हुआ है, वो डिजाइन फॉर लिविंग में मुझे रहने की कोशिश करनी है। जो अपना 11 स्टेप में उन्होंने बोला है कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है। दिन की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे दिमाग में गलत सलत ख्याल है उसको हटा दे, और मेरी थिंकिंग प्रोसेस को तू ड्राइव कर, मेरे विचारों का मार्गदर्शन तू कर दिन भर के लिए। ऐसे में प्रेयर करता हूँ दिन भर में। कभी भी अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कुछ भी ऐसा अ, ऐसा इंसिडेंट अगर हो जाता है जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, तो मैं वहां पे स्पॉन्सर की मदद लेता हूँ, एक फ्रेंड की मदद लेता हूँ, किसी का फोन लगाता हूँ, स्पॉट इन्वेंटर लेता हूँ जो हमको 10 स्टेप में बोला गया हुआ है। और रात को सोने के पहले परमेश्वर क्या, ईश्वर का आभार मानता हूँ कि उसने आज के दिन मुझे सोबर रखा। ये मुझे डिजाइन फॉर लिविंग यहाँ पे बोला गया है। मुझे आज अगर सोबर रहना है तो मुझे आज कुछ करना पड़ेगा। कल की जमा पूंजी पर मैं आज सोबर नहीं रह पाऊंगा। इतना सिंपल यहाँ पे मुझे बोला गया है। और ये सब चीजें जो है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मुझे समझ में आ, आ रही थी। मेरे ड्राई रन की वजह से क्या होता है कि मैं हम्म, दूसरों को परेशान भी बहुत कर देता हूँ। मैं लोगों को समझ नहीं सकता हूँ। मैं बेस्ट एग्जांपल है मेरा होम ग्रुप, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने की छूट दी गई होती है। तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, जो भी डिस्कशन चलते हैं, एग्रेसिव रहता हूँ कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। मैं उसके लिए बहुत ही या वो आग्रही रहता हूँ कि ऐसा ही करो आप, वैसा नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, और पूरा ग्रुप का एटमोसफियर खराब हो जाता है। मेरी एक बुरी आदत भी थी। मैं क्या करता था, मीटिंग खत्म होते होते जो सवाल जवाब रहते हैं तो उसमें मैं क्वेश्चन भी पूछता था। और मेरे क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन ये रहता था कि सामने वाले को ट्रैप करूं और अपने आप को उसको उससे बढ़कर दिखाऊं। ये सब मेरा चलता था। इससे हासिल तो कुछ नहीं होता था दोस्तों, ये समझ में आ रहा था। लेकिन ये सब क्या होते हैं ना, जो मेरा शराबीपन है ना, वो सब उभर के बाहर आता था। और एक ठीक है, 5-10 मिनट है, मैं खत्म करता हूँ। जब मैंने ये प्रोग्राम जो मैंने समझने की कोशिश की ना, उसका मुझे कैसा हेल्प हुआ वो भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा लास्ट 5-10 मिनट्स में। पहले जो अपना स्टेप्स है कि वी आर पावरलेस बिफोर अल्कोहल एंड लाइफ वर अनमैनेजेबल।
मैं वो स्टेप में मुझे उस टफ स्टेप में जब मैं ध्यान में रखता हूँ ना, तो मुझे पता है पावरलेसनेस मतलब क्या है। अगर आज के दिन में अगर मैं फिर से अगर शराब पीता हूँ, तो शराब पीने के बाद में मेरी हालत क्या हो जाएगी, इसका अंदाजा अब मुझे है। मुझे उसका एहसास है कि मैं वो पी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और उसका परिणाम क्या होगा, जो अनमैनेजेबिलिटी, जो मेरा अनमैनेजेबल लाइफ था ए में आने के पहले, उसी हालत पे मैं पहुंच जाऊंगा। और ये फर्स्ट स्टेप का एक्सेप्टेंस आने के लिए भी मेरे ऊपर एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, मतलब वो ईश्वरी कृपा मेरे ऊपर हुई, तब ये एक्सेप्टेंस पहले स्टेप का मेरे अंदर आ गया है दोस्तों। दूसरे स्टेप में मुझे पता चल गया है कि गॉड विल रिस्टोर मी टू सैनिटी। रिस्टोर टू सैनिटी मतलब क्या है कि मुझे वो एक आम आदमी बना देगा, जिम्मेदार आदमी। मैं एक जिम्मेदार बाप बनूंगा, जिम्मेदार लड़का बनूंगा, जिम्मेदार कर्मचारी बनूंगा, जिम्मेदार व्यावसायिक बनूंगा। वो सिटीजन अगेन, वो जो बात है ना, वो मुझे सेकंड स्टेप में कहीं थोड़ी बहुत नजर आती है दोस्तों। और थर्ड स्टेप मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रहा कि इच्छा और जीवन सौंपना, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। जो वो ईश्वर मेरी समझ का है, उसके ऊपर ये सौंपना क्यों है? क्योंकि मेरा सेल्फ एंड सेल्फिशनेस, जो मैं जिंदगी जी रहा था खुद के बलबूते पर, वो जीवन मेरा पूरा अयशस्वी था। फेल हो चुकी थी ना वो पूरी लाइफ। यही मेरे एक्सपीरियंस बताते थे कि मेरे सेल्फ में से जो ये स्पिरिचुअल डिसीज, जो बीमारियां जो उभर के आई हुई है, जैसे रिजर्मेंट हो गया, फियर है, सेक्स है, ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, शॉर्ट कमिंग्स, ये सब मेरे अंदर से आया हुआ है। मेरे सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस इसमें से आया हुआ है, जो मेरी बेसिक रूट कॉज ऑफ माई ऑल प्रॉब्लम्स उसमें है। फिर फोर्थ स्टेप में मैं अ, खुद का आत्म परीक्षण किया, जो मैंने अभी बोला, रिजर्वेंट, फेयर, सेक्स, इसका खुद का सेल्फ सर्चिंग किया, खुद की इन्वेंटरी ली एज पर बिग बुक में जो तरीका बोला गया हुआ है, वो मैंने चार्ट्स बना के अपने रिजर्वेंट, फेयर, सेक्स उसमें डाल के खुद को वहां पे देखने की कोशिश की। फिफ्थ स्टेप में मैंने जो बोला गया है, मैंने स्पॉन्सर की हेल्प ली फिफ्थ स्टेप में। तो सिक्स और सेवन में मैं फिर से भगवान की मदद मांगता हूँ। मैं रेडी होता हूँ ये सब मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकालने के लिए। अब ये जो सिक्स एंड सेवन स्टेप जो है, जब तक मैं ये नहीं करूंगा, मेरे अंदर के जो डिफेक्ट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो भी मेरे अंदर खराबी है, वो मैं खुद अपने बलबूते पर नहीं दूर कर सकता हूँ। जो कि मैं कोशिश कर रहा था कभी शुरुआत के 2 ढाई साल में, लेकिन वो हुआ नहीं। ये मेरे खुद के अनुभव से मुझे पता चल रहा था दोस्तों। इसलिए मुझे वो सिक्स और सेवन स्टेप करना ही पड़ा। जब तक ये मैं करूंगा नहीं ना, मैं खुद के ऊपर काम नहीं करूंगा। उसके बाद में मैं फिर क्या करता हूँ, एट्थ और नाइन्थ स्टेप के सपोर्ट से जो भी मुझे अमेंड्स करने हैं, जो भी मैंने गलत किया है उसको सही करना है। ये और लोगों की माफी मांगनी है। माफी मांगनी है मतलब वो जस्ट सॉरी बोलने से वो नहीं होता है। मतलब वो मेरे मेरे बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, उसमें वो दिखाई देना चाहिए सामने वाले को। मैं मेरे बीवी को सॉरी बोलूंगा और फिर आवाज बढ़ा चढ़ा के बात करूंगा, तो वो बात नहीं होता है। मेरे बोलने चलने का तरीका जो है ना, उसमें पूरे तरीके से 90 डिग्री चेंजेस आने चाहिए। 180 डिग्री में तो बोलूंगा, जो जिस तरीके से जिंदगी पहले जी रहा था, उसका पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे घूमना पड़ेगा अभी। तो 8 और 9 स्टेप है। 10 स्टेप में स्पॉट इन्वेंटरी मुझे बोली गई है। 11 स्टेप में प्रेयर एंड मेडिटेशन है। तब जाके कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव मुझे प्राप्त होता है। और फिर ये मैसेज में दूसरे लोगों को जब मैं देने जाता हूँ, तब मैं फिर से स्टेप 1 पे आ जाता हूँ दोस्तों। क्योंकि वो नया बंदा मुझे पुराने वाले मुझे मेरे दिन दिखाई देता है। मेरा आईना मुझे दिखाई देता है कि तुम 9 साल पहले देख, तेरी हालत कैसी थी। तो ये सब मैं अगर प्रोसेस में रहूंगा ना दोस्तों, तो इससे क्या होता है कि जो 10 सेट के प्रोमिस है, उसमें एक चीज भूली गई कि हमारा रिएक्शन ऐसा ही रहेगा जब तक है हम हमारे स्पिरिचुअल सिचुएशन है इसको बरकरार या उसको मेंटेन रखेंगे। तो ये स्पिरिचुअल सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए आज के दिन में मैं क्या करता हूँ, वो मैं बताता हूँ, मेरा शेयरिंग खत्म करता हूँ। मैं मेरा दिन सुबह 4:30 के आसपास शुरू हो जाता है। तो मेरा प्रेयर एंड मेडिटेशन होता है 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल लेता हूँ। हमारा एक डेली मीटिंग रहता है मराठी में,
डेली लेक्चर जो 6 से लेकर 6:30 तक रहता है, वो मैं अटेंड करता हूँ। वो करते करते फिर एस डी सीजिट का मीटिंग रहता है 6:30 to 7:30, वो एक मीटिंग करता हूँ। उसके बाद में फिर मैं पूजा पाठ करके काम पे निकल जाता हूँ। इवनिंग पे ना फिजिकल मीटिंग अभी कम कर दी है, मैं हफ्ते में 2 ही मीटिंग करता हूँ, वेंसडे एंड सैटरडे मेरे होम ग्रुप की। बाकी एक थर्सडे को ऑनलाइन मीटिंग रहती है रात में, जो अपनी केम्प्टी बिलीव की जो किताब है उसका अभी ट्रांसलेशन का काम शुरू है, आखिरी मोड पे है वो। उसके ऊपर हम एक मीटिंग लेते हैं वीकली वंस। तो ये सब मैं करता हूँ के लाइफ में, या फिर खुद का स्पिरिचुअल फिटनेस मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा मैं नए नए मेंबर से बात करता हूँ, उनके टच में रहने की कोशिश करता हूँ। कोई अगर प्रोग्राम जानने की कोशिश करता है तो जितना भी मुझे पता है उतना मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उसका गुरु या भगवान बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, बस उसका दोस्त, उसको एक हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करता हूँ कि भाई तू भी अपने उच्च शक्ति खोज ले, मैं यू फाइंड योर गॉड ऑल्सो। ऐसा करके मैं उसको गाइड करने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ये सब करते रहता हूँ दोस्तों, ये सब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कब रोड से भटक जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। मैं एक लास्ट एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ। मुझे ये लॉकडाउन में ही मुझे मैं तब 6 साल सोबर था, और मुझे कोरोना का थ्रेट था वो तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था उस टाइम। मेरी शुगर लेवल्स बहुत हाई हो गए थे, और मैं दिमाग थोड़े चक्कर में आ गया था कि मैं तो अभी कुछ शराब तो पीता नहीं हूँ, कुछ खाता भी नहीं हूँ नॉनवेज वगैरह, तो ये मुझे शुगर कैसे क्या हो गई। और सबसे बड़ी बात है, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मीठे से परहेज है, फिर भी मुझे शुगर हो गई थी, तो मैं टेंशन में आ गया था ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन इसका सवाल भी मुझे इसका ये सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया। जो मेरी लाइफ स्टाइल थी उसका वो परिणाम था। मेरे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, माइंड एंड बॉडी, मेरे मन में अगर कुछ बात चल रही है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो मेरे शरीर शरीर को मार देता है। तो मेरे काम का एक्सेसिव प्रेशर और एक्सेसिव थिंकिंग, जैसे मैंने लड़के का एक्सपीरियंस बोला था एडमिशन का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह वो काम का प्रेशर हमेशा दिमाग के ऊपर लेके, कोरोना का पीरियड था, उसके वजह से, वो हाइपर टेंशन की वजह से, और मेरी कुछ खाने की आदत है, जो बाहर खाना वगैरह, ये जो बात हो गई थी, उसका वो सब मिला जुला के परिणाम था कि मुझे वो शुगर निकली थी। और मैं तब डर गया था कि अभी क्या करूं। मुझे किसी को बताने को भी ये हो रहा था कि मुझे शुगर हुई है, मैं एकदम से बारीक कम आवाज में बोलता था। अभी उसको 2.5 साल हो गए। लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया, जो मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था उसको उपयोग मैंने मेरे लाइफ स्टाइल चेंज करने में किया। मैं फिर से जल्दी उठने लगा। मैंने मेरा थोड़ा मॉर्निंग वॉक, जो मैं 5 किलोमीटर चल रहा था, वो 8-10 किलोमीटर बढ़ाने की कोशिश की। तो मैं खाने पीने पे परहेज आ गया, मेरा पूरा लाइफ स्टाइल ही उसके वजह से चेंज हो गया। ये सब मैं कर सका क्योंकि मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आ रहा था, इसलिए दोस्तों। और वो सिचुएशन में भी क्यों हो गया, मुझे उसका जवाब भी मिल गया था कि मैंने अपने ऊपर वो फोकस नहीं किया था। मुझे वो बात, मुझे सब मालूम था दोस्तों कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, फिर भी मैं उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन वो जब रिजल्ट निकला तो मैं डर गया था, लेकिन उसके ऊपर भी काम किया। अभी वो बीमारी के साथ में भी मैं जीना सीख गया हूँ। मुझे पीरियडिकल चेकअप्स करने पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाके 2-2 घंटा वेटिंग में बैठना पड़ता है डॉक्टर को मिलने के लिए। मैं बहुत शुरू शुरू में बहुत चिड़चिड़ हो जाता था वो बाहर बैठने का, ये करने का, लेकिन उसकी भी अभी आदत मैंने डाल ली है दोस्तों। वो भी एक्सेप्टेंस आ गया है, जो फर्स्ट स्टेप में बोला गया ना, वो भी मैंने स्वीकार कर लिया कि अभी वो हर तुझे 2-3 महीने में ऐसे जाके बैठना है, वेट करना है, टेस्ट करने हैं, वो सब मैंने अडेप्ट कर लिया है। वो लाइफस्टाइल में मैं अडेप्ट अभी कर चुका हूँ। ये जो अडेप्टिव मेरा नेचर है ना, शुरुआत में बिल्कुल नहीं था दोस्तों, और भी वो धीरे धीरे आ रहा है भगवान की दया से। और ये किसको अभी ड्राई डंक बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, हम मैं अपने आप को इसको क्या करके ना परख सकता हूँ इसके ऊपर कि आज की मेरी मानसिकता क्या है। आज सोबराइटी में जो है ना, मेरी हालत क्या है वो मैं देख सकता हूँ। मतलब आज अगर मैं शराब से दूर हूँ, प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन कैसे चल रहा है वो मैं अ, समझने की कोशिश करता हूँ। अगर वो सब कुछ हैप्पीनेस है, जॉयफुल है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे उसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। आज का अगर मैं दिन देखता हूँ तो मैं खुद को ये पूछ सकता हूँ कि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए कुछ मुझे समय मिल रहा है क्या, मैं कुछ खुद के लिए समय निकाल पा रहा हूँ क्या। मेरा जो फैमिली है वो मेरा फैमिली अब
हैप्पी एंड सेटिस्फाइड है क्या, मेरे साथ में खुश है क्या, मैं दूसरे लोगों के साथ में अभी घुल मिल सकता हूँ क्या, मैं मैं अभी शराब नहीं पी रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी शराब नहीं पी रहा हूँ, तो मेरा सोशल स्टेटस क्या है, शराब पीने के समय में मेरा सोशल स्टेटस क्या था, और वैसा ही मेरा स्टेटस अभी, मेरी प्रतिमा अभी वैसे के वैसे समाज में है कि वो उसमें कुछ सुधार आ चुका है, ये मैं खुद को पूछ सकता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी हालत वैसे ही होती है क्या जो शराब पीने के समय होती थी, मैं डरा डरा सहमा सहमा, ये साला ये आज का दिन कैसे निकालूंगा, दिमाग में कुछ रिग्रेट है, इसके ऊपर गुस्सा है, ऐसे हालत में अभी आज भी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, फिर भी ऐसे हालत में आज उठ रहा हूँ क्या, मेरे मेरे सामने कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है क्या, मैं जो मेरे दोस्त अभी शराब पीते हैं उनके तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ क्या, मेरे एम्बिशंस बढ़ गई है क्या हद से ज्यादा, ये भी मैं खुद को पूछ सकता हूँ। मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड का फीलिंग है क्या मेरे अंदर, मेरे फेलोशिप के प्रति, मेरे फैमिली के प्रति, मेरे जॉब प्लेस उसके प्रति, मेरे बिजनेस के प्रति, तो रात को मैं ठीक से सो पाता हूँ क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, मैं 9 साल सोबर हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ और मुझे ठीक से नींद आ रही है क्या, मेरा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है क्या, मेरी वर्क एबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कम हो रही है, ये सब मेरी थिंकिंग पावर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मेरी याददाश्त में कुछ सुधार हो रहा है क्या, कि मेरी याददाश्त वैसे की वैसी है, मैं बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ क्या, मुझे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, ये सवाल ऐसे मैं खुद को सोबरिटी में अगर पूछूंगा और इसके जवाब अगर नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो मुझे फिर से ये प्रोग्राम की तरफ सीरियसली देखने की जरूरत है, और ऐसे अगर मेरी हालत है तो नो डाउट मैं खुद को ये डायडोंट सिचुएशन में हूँ, ये मैं कंफर्म समझ सकता हूँ, और ये समझ लेना कोई बुरी बात तो है नहीं, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, स्पॉन्सर की मदद ले सकते हैं, कुछ अलग तरीके से ये प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, हम अगर ये प्रोसेस में रहेंगे तो ये सिंड्रोम भले ही हमारे अंदर वापस आ जाए, लेकिन उसके ऊपर हम काम भी उसी तरीके से कर सकते हैं, और इससे क्या होता है ना, इसमें जो बोला ना कि प्रोग्रेस बट नॉट परफेक्शन, हमको ये प्रोग्रेस के राह पर बनाए रखता है, ये सब चीजें, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मैं रुकता हूँ, मुझे आप लोगों ने ये शांति से सुना, बोलने का मौका दिया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टॉलरेंस एंड लव, थैंक यू।